हाँ जी, जो राणा सांगा है वो राणा कुंभा का कौन है? प्रपौत्र। यानी राणा कुंभा का बेटा कौन हुआ? उदय सिंह प्रथम। ये वही राणा कुंभा है जिसने जीवन में जितने भी युद्ध लड़े वो सारे युद्धों में विजय प्राप्त की थी राणा कुंभा ने। राजस्थान में टोटल 84 किले हैं राजस्थान में। उन 84 किलों में से 32 किलों का निर्माण अकेले राणा कुंभा ने करा है। राइट। राणा कुंभा का जो समकालीन था वो मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम था, जिससे युद्ध हुआ और युद्ध में महमूद खिलजी को परास्त किया और राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। देख सुना होगा आपने, चित्तौड़ में विजय स्तंभ। तो राणा कुंभा का बेटा कौन हुआ? उदय सिंह। और उदय सिंह के गद्दी पर कौन बैठा? मोकल। तो मोकल के लगभग 4 बेटे थे। मोकल के कितने बेटे थे? लगभग 4। अब 4 बेटों में भविष्यवाणी हो गई और सबसे छोटा बेटा है वो रहा राणा कुंभा, राणा सांगा। सांगा मोकल का सबसे छोटा बेटा है और भविष्यवाणी कर दी कि जो राणा बनेगा मेवाड़ का वो सांगा बनेगा। तो उसके अन्य जो भाई थे, तो बड़े भाई थे, पृथ्वीराज था, उन्होंने कहा हम इसको जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे, कैसे बन जाएगा मेवाड़ का राणा। तो कहते हैं कि राणा सांगा राजा नहीं बन पाएगा पैसे। तो उसके भाइयों ने मारने की योजना बनाई और भाइयों के साथ ही संघर्ष में राणा सांगा की एक आंख खराब हो गई और राणा सांगा को मेवाड़ से भागना पड़ा और अजमेर में जाकर के शरण ली। अजमेर के परमारों की सहायता से राणा सांगा को मेवाड़ की गद्दी प्राप्त हुई। राणा सांगा के बारे में कहूँ, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। मेरे पास उनकी वीरता के बारे में, उनकी योग्यता के बारे में, उनके कर्तव्य निष्ठता के बारे में, उनके धर्मपरायणता के बारे में जितनी मैं तारीफ करूं मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं। किसके बारे में? राणा सांगा के बारे में। लेकिन मुद्दा ये उभरा तो फिर आखिर राणा सांगा पर इस प्रकार का बयान दिया क्यों गया, जिससे लोगों में आक्रोश पैदा हुआ? उनको देशद्रोही कहा क्यों गया? उन्होंने ये क्यों कहा कि बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण ही राणा सांगा ने दिया? तो इस बात का जो वर्णन है वो बाबर ने अपनी आत्मकथा में दिया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, ये बाबर की एक रचना थी, बाबरनामा। हालांकि कई लोग उसको कहते हैं तुजुके बाबरी, तुर्की भाषा में लिखी थी बोलते हैं बाबर ने। उसमें बाबर ने राणा सांगा पर आरोप लगाया है कि सांगा ने मेरे पास दूत भेजा काबुल में, कहा कि तुम दिल्ली पर हमला तुम करना, इधर आगरा पर से हमला मैं करूंगा। ये बाबरनामा लिखा है। लेकिन बाद बाकी में फिर कह रहा हूं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर भी जाएगा, यूट्यूब पर भी जाएगा वीडियो। तो बाबरनामा के अतिरिक्त या तुजुके बाबरी के अतिरिक्त किसी भी इतिहासकार ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया या अपना कोई दूत भेजा। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है। 19वीं सदी 20वीं सदी के इतिहासकारों ने भी लिखा है कि राणा ने ऐसा कोई पत्र नहीं भेजा था। अब प्रश्न ये उठता है कि राणा पत्र क्यों भेजेगा इब्राहिम लोदी के खिलाफ भारत पर आक्रमण के लिए? अब फिर डाल लीजिए, उस जमाने में या राणा सांगा के समकालीन भारत में 4 राज्य हैं उत्तर भारत में प्रमुख। उत्तर में कितने राज्य प्रमुख हैं? 4। एक राज्य है गुजरात। एक राज्य कौन सा? ये कहाँ का राजा है? मेवाड़ की राजधानी क्या है? चित्तौड़गढ़। क्या है? चित्तौड़गढ़।
दूसरा राज्य है मालवा और तीसरा राज्य है दिल्ली। तीसरा राज्य कौन सा है? गुजरात का सुल्तान है मुजफ्फर शाह। गुजरात का सुल्तान कौन है? मुजफ्फर शाह। मालवा का सुल्तान कौन है? महमूद खिलजी द्वितीय। ये मालवा का सुल्तान है। वही दिल्ली एंड आगरा का जो सुल्तान है, तो दिल्ली आगरा का जो सुल्तान है वो है इब्राहिम लोदी। राइट। अब आपने देखा होगा कि भारत में जो मुस्लिम सत्ता ही स्थापित की, वो आपको पता होगा मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमले किए। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इलवारी वंश या कुतुबी वंश या गुलाम वंश की स्थापना की। बाद बाकी शासन चलता रहा। 1290 में बलबन का जो उत्तराधिकारी कैकवाद और क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी। और खिलजी अफगानिस्तान के खलद गांव के रहने वाले थे, ऐसा कहा जाता है। तो खिलजी वंश आ गया। और खिलजी वंश में मुबारक खिलजी यानी जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी। और मुबारक खिलजी की हत्या होती, खुसरो खां बैठता है, लेकिन खुसरो खां को मार करके गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है और तुगलक वंश की स्थापना होती है। तो मेवाड़ एक ऐसा राज्य रहा है जिसने लगभग हर मुस्लिम सत्ता को चुनौती दी है। हर मुस्लिम सत्ता को, चाहे वो इल्तुतमिश रहा हो, चाहे वो ऐबक रहा हो, चाहे वो बलबन रहा हो, चाहे वो जलालुद्दीन खिलजी रहा हो, अलाउद्दीन खिलजी रहा हो, मोहम्मद बिन तुगलक रहा हो, चाहे नासरुद्दीन तुगलक रहा हो, चाहे वो खिलजी सुल्तान रहे हो। दिल्ली के हर सुल्तान को चुनौती किसने दी है? मेवाड़ ने, लंबे समय तक। और इतिहास में दर्ज है सबसे लंबा शासनकाल किसी राजवंश का रहा है मेवाड़ का, सबसे लंबा, आज भी जीवित है। लक्षरा सुने होंगे आपने। तो आज वर्तमान में है मेवाड़ के, वो राणा बना दिए गए हैं। तो अब लोधी वंश आ गया। लोधी भी अफगानी है। बहलोल लोधी आया, उसका बेटा इब्राहिम सिकंदर लोधी आया, और सिकंदर लोधी का बेटा कौन है? लेकिन इब्राहिम लोधी के दो चाचा हैं, बड़े दुश्मन हैं इसके। इसके दो चाचा हैं, उन एक का नाम है दौलत खां लोधी। कौन सा लोधी? और दूसरा है आलम खां लोधी। भाई सीधी बात है, जब चाचा है तो गद्दी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो कहा तो ये जाता है कि बाबर के पास जो आक्रमण का निमंत्रण दूत भेजा, पत्र भेजा, वो दौलत खां लोधी ने अपने बेटे को भेजा था कि आप दिल्ली आगरा पर हमला करो, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटा दो, हम तुमको जितना तुम चाहोगे उतना पैसा देंगे, आपको धन देंगे। बाबर ने बाजोर, वेरा ये सब कुछ जीता था, लेकिन मूल बात आती है मेवाड़ पर। चाचा है दोनों। तो सीधी बात है, इसके प्रतिद्वंदी हो गए। कौन हो गए इसके? वही मेवाड़ की बात करूं, मेवाड़ का शासक कौन है? राणा सांगा। अब देखिए, राणा सांगा ईडर के युद्ध में इसको हरा देता है। किसके युद्ध में? राणा सांगा ने ईडर के युद्ध में किसे पराजित किया? किसको पराजित किया? मुजफ्फर शाह को। वही गागरोन के युद्ध में महमूद खिलजी द्वितीय को हरा दिया, और हराया नहीं, उसे बंदी बना लिया, कैद में रखा, और बाद में उस पर अपना नियंत्रण करके मुक्त कर दिया, छोड़ दिया।
और इस पर नियंत्रण के लिए राणा सांगा ने चंदेरी की जागीर अपने ही सामंत मेदिनी राय को दे दी। अब ध्यान रखना, राणा सांगा किसको हरा चुका है? कौन से युद्ध में? महमूद खिलजी को मालवा के सुल्तान को किस युद्ध में हरा चुका है? वो गागरोन के युद्ध में। अब बचा कौन? इब्राहिम लोदी। तो राणा सांगा इब्राहिम लोदी को भी हराता है, इब्राहिम लोदी को भी हराता है। एक तो युद्ध होता है खतौली, ये कौन सा युद्ध होता है? तो खतौली का युद्ध हो रहा है, और एक हो रहा है बाड़ी का युद्ध। कई लोग इसको धौलपुर का युद्ध भी कहते हैं। अब सोचो, इब्राहिम लोदी सुल्तान कहाँ का है? आगरा का। आगरा के पास में एक पीला खार बहता है, नदी एक पीला खार। बस पीले खार नदी के उस तरफ इब्राहिम लोदी के शासन है, क्षेत्र है, सीमा है, और उस पीला खार के इस तरफ किसके सीमा है? राणा सांगा। लेकिन राणा सांगा का राज्य कहाँ है? मेवाड़, चित्तौड़ राजधानी है। चित्तौड़ से आगरा तक के एरिया में किसका कब्जा है? राणा सांगा का। और आगरा के पास में ही है, आगरा से मुश्किल से होगा 30-40 किलोमीटर दूर है। तो राणा सांगा का प्रभाव क्या है? इससे ज्यादा। खतौली का युद्ध हो रहा है, बाड़ी का युद्ध हो रहा है, और दोनों युद्ध में सांगा क्या हो रहा है? दोनों युद्धों में सांगा क्या हो रहा है? सांगा विजयी हो रहा है। सांगा क्या हो रहा है? पराजित क्यों कौन हो रहा है? लेकिन कहा तो ये है कि इब्राहिम लोदी को दिल्ली की गद्दी और आगरा की गद्दी से हटा नहीं पाया, पराजित तो कर दिया। कहा जाता है इसी युद्ध में राणा सांगा को इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध में एक पैर से लंगड़ा होना पड़ा और एक बाजू भी खोना पड़ा, लेकिन उसको हरा दिया। तो बताओ, इन सबको हरा चुका है। तो अब बताओ, उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? कौन है? अब आरोप बाबर ने लगाया है अपनी आत्मकथा में कि राणा सांगा ने मुझे आमंत्रण दिया, किसके खिलाफ? ये बताओ, राणा सांगा इब्राहिम लोदी के खिलाफ पत्र क्यों देगा? जबकि राणा संग्राम सिंह इब्राहिम लोदी को कितने युद्धों में हरा चुका है? कितने युद्धों में हरा चुका है? 2 युद्धों में। कौन सा? खतौली का या 2 युद्ध में हरा दिया है ना राणा सांगा ने। जब इसको हरा चुका है तो राणा सांगा इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को क्यों बुलाएगा? दूसरा, बाबर ने भारत पर पहली बार हमला। अब थोड़ा चर्चा बाबर की कर ले। बाबर का जन्म कहा जाता है समरकंद में हुआ। बाबर का राज्य मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में फरगाना एक छोटा सा राज्य था, वह राज्य करता था। बाबर तैमूर की पीढ़ी का 5वां वंशज। माता की तरफ से कुतुब निगार खानम खां उनकी मां का नाम था। उनकी तरफ से चंगेज खान की पीढ़ी का 14वां वंशज था। कौन? बाबर। राइट। तो बाबर के पिताजी जो थे वो उमर शेख मिर्जा थे। अब उनकी मृत्यु हो गई, मर गए वो। तो उनके मरने के बाद फिर बादशाह कौन बना? बाबर। लेकिन मध्य एशिया में उज्बेकों ने बाबर को बुरी तरह परास्त कर दिया। जब समरकंद चला गया, फरगाना चला गया, राज्य चला गया, उसके चाचा ने गद्दी हत्या ली और बहुत शक्तिशाली था, बाबर उसको हरा नहीं। तो बाबर अंत में निराश हो गया, हताश हो गया। उसने काबुल पर हमला कर दिया और काबुल को जीता, कंधार को जीता। अब शासक बन गया, लेकिन उसके पास क्या नहीं था? पैसा नहीं था। तब तक दौलत खां लोदी इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट था, क्योंकि इब्राहिम लोदी निरंकुश शासन स्थापित करना चाहता था, जबकि अफगानों में जो राज्य का शासन का सिद्धांत था वो था समानता का। क्योंकि बहलो लोदी सबके साथ बराबर से बैठता था और ये कह रहा था ना
अंतिम ऑर्डर किसका चलेगा? सुल्तान का, सब सुल्तान से नीचे। और सुनने में ये आ रहा था कि इब्राहिम लोदी दौलत खां लोदी की पंजाब की सूबेदारी भी समाप्त करना चाह रहा था, क्योंकि दौलत खां लोदी पंजाब का सूबेदार था। तो बाबर ने पहली बार बाजौर पर हमला किया, बाजौर को जीता। तो बाजौर में पहली बार बाबर ने तोपों का प्रयोग किया। तो भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया? बाबर ने किया। लेकिन जब सतीश चंद्रा किताब पढ़ोगे या गौरी शंकर ओझा जैसे इतिहासकारों की किताब पढ़ोगे या अन्य इतिहासकारों की किताब पढ़ोगे, तो किसी भी इतिहासकार ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण सांगा ने दिया। राइट? चाहे जगन्नाथ सरकार रहे हो, सर जगन्नाथ सरकार ने भी वर्णन किया है कि बाबर को कोई निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। अब संग्राम सिंह के बारे में कहा जाता है कि बाबर जो बाबर है, बाबर और सांगा के बीच युद्ध होता है। अब बाबर ने क्या किया कि 21 अप्रैल 1526 को इसके निमंत्रण आ गए। बाबर ने बाजौर को जीता, भेरा को जीता और पंजाब को भी कंट्रोल में कर लिया। अब इनके हाथ में कुछ रहा? ये बाद में उन्होंने उठापटक करने की कोशिश की, बाबर ने इनको बंदी बना लिया, जल्दी मर गए। अब बाबर पंजाब पर भी कब्जा कर लिया। बाबर में काबुल भी था, बाजौर भी हो गया, भेरा भी हो गया और कौन सा हो गया? पंजाब भी हो गया। अब बाबर सेना लेके चल पड़ा किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। कहां? पानीपत। कहां चल पड़ा? कहा तो जाता है कि बाबर की सेना में, बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है खुद कि मेरी सेना में मात्र 12,000 सैनिक थे। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में, बाबरनामा में इस बात का भी वर्णन किया है अपनी रचना में कि इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख सैनिक थे। तो क्या 12,000 सैनिकों से 1 लाख सैनिकों को गिरा जा सकता है? राइट? कोई दिक्कत है? तो बाबर ने कहा तो जाता है कि युद्ध तोप खाने से जीता। और इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा सुल्तान है दिल्ली का जो युद्ध क्षेत्र में ही लड़ते लड़ते मारा गया। दिल्ली आगरा पर कब्जा हो गया। अब नई शक्ति बनी है, विदेशी कौन है? नई शक्ति बनी है तो विदेशी वही होगी नई शक्ति जिसने कब्जा किया है, क्योंकि इब्राहिम लोदी पुराना हो गया। अब बाबर ने दिल्ली जब आगरा पंजाब पर कब्जा कर लिया, तो अब बाबर के राज्य की सीमा किसके राज्य से टकराने लगी होगी? नया राज्य बाबर, सांगा चाहेगा कि बाबर भारत में टिक पाए? नहीं चाहेगा ना। तो दोनों ही, सांगा चाह रहा था, सांगा का सपना था कि मैं भारत में फिर से अखंड हिंदू राज्य की स्थापना करूं। ये सांगा का सपना था। सांगा ने राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं को निमंत्रण भेजा। रावत चुंडावत जी इसमें आए, झाला अज्जा जी आए, मारवाड़ से मालदेव आया, आमेर से भारमल आया, बहुत सारे राजा आए, पृथ्वीराज आया। तो जब बहुत सारे राजा आए, किसकी तरफ से? सांगा की तरफ से। कहा तो जाता है कि सांगा की सेना में लगभग 1 लाख सैनिक थे। अब बाबर कह रहा है कि राजपूतों ने संग्राम सिंह के नेतृत्व में, अब जैसे इब्राहिम लोदी हरा दिया, मारा गया, अब एक इब्राहिम लोदी का भाई था, इब्राहिम लोदी का भाई भी था महमूद लोदी, भाई उसकी गद्दी चली गई। महमूद लोदी, उससे भी तो राज्य ही है। राज्य किसने छीना इनका? लोदियों का, बाबर ने। तो क्या लोदी चाहेंगे बाबर की शासन सत्ता हो भारत में? तो बाबर को हटाने के लिए कौन लालायते होंगे? लोदी, जो बच्चे कुछ लोदी होंगे वो। और बच्चे कुछ लोदी किससे मिल गए? किससे मिल गए? अब सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं ने हमला किया बयाना। सुना है बयाना आपने कभी? हिंडौन बयाना सुना होगा आपने। और राजपूतों ने ऐसा युद्ध किया कि बाबर की सेना दुम दबा के भागी।
कहते हैं कि बाबर के भागे हुए सैनिकों ने राजपूतों की ऐसी वीरता का वर्णन किया कि मुगल सेना का जोश, बाबर की सेना का जोश ठंडा हो गया, भयभीत हो गए सैनिक। लेकिन बाबर ने क्या दिया? जिहाद का नारा दिया कि मुझे राजपूतों से लड़ना है, क्योंकि बाबर के लिए सबसे बड़ा संकट इब्राहिम लोदी नहीं था, लोदी नहीं है बचे बचे। सबसे बड़ा संकट कौन है? मेवाड़, जो सबको हरा चुका है, हिंदू राज्य है। बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि दो भारत के राजा सबसे शक्तिशाली हैं, एक तो राणा सांगा, दक्षिण में कृष्णदेवराय, दोनों ही हिंदू हैं, विजयनगर का राजा। अब युद्ध हो रहा है 17 मार्च 1527। युद्ध कौन सा? बैटल ऑफ खानवा। लेकिन बाबर ने इस लड़ने से पहले कुछ कहा, तमगा कर हटा दिया मुस्लिम व्यापारियों से, मैं कभी शराब का सेवन नहीं करूंगा। हिंदुओं के खिलाफ जिहाद का नारा दिया, जिहाद नारा। उसकी सैनिकों का मनोबल टूटा तो कहा कि तुम नहीं लड़ोगे तो मैं लड़ूंगा। तो जीत गया तो अल्लाह के उद्देश्य की पूर्ति होगी, और हार गया तो मुझे जन्नत नसीब होगी, स्वर्ग मिलेगा। इसलिए सैनिक मोटिवेट हो गए और बाबर ने तुगलमा युद्ध पद्धति का विकास किया, तोप खाने का प्रयोग किया। अंत में युद्ध हुआ, युद्ध अनिश्चित चला। राजपूतों ने ऐसी वीरता दिखाई कि बाबर की सेना हार रही थी, लेकिन राणा सांगा युद्ध के मैदान में आगे आया, सेना को आगे बढ़ाने लगा, और बाबर ने सबसे बड़ा निशाना सांगा को बनाया। कहा एक साथ कई हजार सिपाही इस पर तीर चलाओ, कोई एक न एक तीर तो लगेगा, वैसे अपन जीत नहीं पा रहे। सांगा को तीर लगा, सांगा हाथी के हौदे में बैठा था, तीर लगा तो सांगा गिर पड़ा, बेहोश हो गया। पीछे के सैनिकों ने समझा कि सांगा मर गया, सेना में क्या मच गई? भगदड़। तो एक उनके ही सरदार थे राणा अज्जा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो महाराणा प्रताप बाहर निकल गए, तो झाला मानसिंह ने राणा प्रताप का मुकुट ले लिया था। ऐसे ही जब सांगा घायल हुआ तो झाला अज्जा ने पूरे युद्ध का नेतृत्व किया, और राजपूतों ने राणा सांगा को सुरक्षित स्थान पर ले गए। जीत तो गए बाबर, राजपूत हार गए, लेकिन बाबर इतना भयाक्रांत था, इतना आतंकित था कि राजपूत कहीं दोबारा हमला। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हमारे सैनिकों ने बंदी कैदियों की तरह जीवन जिया, फल खा करके, आम के फल खा के पेट का गुजारा किया, क्योंकि यहाँ के हिंदू लोगों ने तालाब का पानी, नदी का पानी, कुएं का पानी सब में जहर डाल दिया, फसलों को जला दिया, भूखे मरने की नौबत थी। लेकिन जब राणा सांगा हार भले गया, लेकिन मन से नहीं हारा। 80 घाव लग गए, होश आया, फिर तैयारी करने लगा। सरदारों ने कहा ठीक है मान जाइए। जब बाबर चंदेरी पर हमला करने जा रहा था, क्योंकि चंदेरी का शासक जो मेदिनी राय था वो खानवा की लड़ाई में सांगा की तरफ से लड़ा, तो राणा सांगा सहायता करना चाह रहा है किसकी? लेकिन सरदार कह रहे हैं उसकी मान जाओ, मत लड़ो। राणा सांगा ने कहा नहीं, मैं बाबर को भारत में नहीं रहने दूंगा। अंत में कहा जाता है कि उसके सामंतों ने भोजन में जहर दे दिया राणा सांगा को, और कालबी में सांगा की मृत्यु हो गई। कालबी मृत्यु हो गई और उसे दफनाया कहाँ गया? मतलब उसका अंतिम संस्कार, उसकी छतरी कहाँ बनी है? हिंदुओं का दाह संस्कार होता है ना, तो दाह संस्कार या उसकी छतरी कहाँ बनी है? भीलवाड़ा में। तो ये ऐसा नायक है, और कुछ लोगों ने आरोप लगा दिया कि राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण कर। अब तुम ही लोग निष्कर्ष निकालो, क्या राणा सांगा ने वास्तव में इब्राहिम लोदी के खिलाफ विरुद्ध बाबर को आमंत्रण दिया? अगर बाबर को आमंत्रण दिया तो इस बात का उल्लेख अकेला बाबर ने किया है, और अन्य समकालीन इतिहासकारों ने इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया? मेवाड़ के इतिहास में इसका उल्लेख क्यों नहीं है? या मध्यकालीन के जितने भी इतिहासकार हैं, चाहे वो सतीश चंद्र रहे हो, इन लोगों ने इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया है?
तो हो सकता है कि बाबर है वो खुद ही साम्राज्यवाद विस्तार करना चाह रहा हो, अपने युद्ध का कोई बहाना ढूंढ रहा हो, इसलिए ऐसा उसने अपनी आत्मकथा में लिखा। आप लोग सब अपने विचार से तर्क दीजिए। आज इतना ही समझाएंगे इसके बारे में। धन्यवाद। सर जेल किसने दिया था?